बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इस होटल के निचली मंजिल के एक कमरे में, जिसमें इमरान का कमरा था, नारफॉक अपने दो साथियों समेत मौजूद था। कमरे में एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मेज़ पर रखी हुई थी, जिसके सामने कुर्सी पर नारफॉक और इसके दो साथी मौजूद थे। मशीन के दरमियान में दो स्क्रीनें, जिनमें एक बड़ी और एक छोटी थी। बड़ी स्क्रीन पर इमरान के कमरे का मंजर नज़र आ रहा था, जिसमें इमरान कमरे में अकेला बैठा हुआ नज़र आ रहा था। नारफॉक इमरान से मिलने के बाद सीधा इस कमरे में आया। इस वक्त इमरान किसी रॉकफेलर से बातें करने में मसरूफ़ था, और इसकी गुफ्तगू इस मशीन से ना सिर्फ नशर हो रही थी, बल्कि बाकायदा टेप भी हो रही थी। इसने रॉकफेलर को नारफॉक का मिशन मालूम करने की हिदायत की थी। बॉस, ये रॉकफेलर कौन है? नारफॉक के एक साथी ने नारफॉक से मुखातिब होकर कहा। यहाँ का मशहूर आदमी है, इंतहाई बाअसर है और मुखबरी का ऊंचे पैमाने पर धंधा करता है। तुम्हारी तरह ये क्रीमियन है, लेकिन तवील अरसे से यहाँ पर सेट है, नारफॉक ने जवाब दिया। वो आपका मिशन कैसे मालूम करेगा बॉस? दूसरे आदमी ने कहा। मैंने पहले ही इसका बंदोबस्त कर रखा है। मुझे मालूम था कि इमरान इस अंदाज में मालूमात हासिल करता है, नारफॉक ने जवाब दिया। लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा होगा बॉस? पहले आदमी ने पूछा। इमरान का यकीनन सरगशाका से किसी न किसी अंदाज में रब्ता होगा, और मैं इमरान के ज़रिए इस सरगशाका का सुराग लगाना चाहता हूँ, नारफॉक ने जवाब दिया, और इसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। आपने कहा था कि आप इमरान को पॉइंट 0 लगाएंगे, लेकिन फिर शायद आपने इरादा बदल दिया, एक साथी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। हाँ, जब मैं इमरान से मिला तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा बाखबर है। इसे मालूम था कि टेरी और इसके ग्रुप को वापस बुला लिया गया है, और इसने जिस अंदाज में मुझसे बातें की हैं, इससे मैं समझ गया कि इसके जहन में ये ख्याल मौजूद है कि अब टेरी की जगह ब्रुक ने मेरे ग्रुप को हायर किया है, इसलिए मैंने इसे 0 पॉइंट लगाने की ज़रूरत ना समझी, नारफॉक ने कहा। इसी लम्हे वो चौंक पड़े जब उन्होंने इमरान के कमरे में एक औरत और 3 मर्द दाखिल होते देखे। इनमें 2 मर्द तो वही थे जिनका तारुफ इमरान ने माइकल 1 और माइकल 2 कहकर कराया था, जबकि औरत और एक मर्द नए थे। ये यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं, नारफॉक ने कहा। तो इसके साथी चौंक कर उस तरह गौर से उन्हें देखने लगे जैसे वो किसी गैर इंसानी मखलूक को देख रहे हों, और फिर इनके दरमियान नारफॉक के बारे में गुफ्तगू होने लगी, और नारफॉक ये गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराता रहा। फिर फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इसके साथ ही इसने फ़ोन पीस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया, तो दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ कमरे में वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी, और फिर रॉकफेलर ने इमरान को जो कुछ बताया वो सुनकर नारफॉक के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट सी दौड़ने लगी, जबकि इसके साथियों के चेहरों पर हैरत थी, लेकिन वो खामोश बैठे गुफ्तगू सुनते रहे। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो इमरान ने जिस अंदाज में अपने साथियों की ड्यूटियाँ लगाना शुरू कर दी, इसे देखकर नारफॉक बेइख्तियार हंस पड़ा। लेकिन चंद लम्हों बाद जब इसकी साथी लड़की ने उगबी खिड़की में से तार की निशानदही की, तो नारफॉक बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, ये काम तो गलत हो गया, नारफॉक ने होंठ चबाते हुए कहा, और फिर थोड़ी देर बाद मशीन अचानक एक झमाके से बंद हो गई, तो नारफॉक ने एक तवील सांस लिया। वेरी सैड, सारी प्लानिंग ख़त्म हो गई है, नारफॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आप इसके कमरे में स्पेशल वीटी लगाते बॉस, नारफॉक के एक साथी ने कहा। वो इसे चेक कर लेता, अब देखो, रिसीवर छत पर था, फिर भी इसने इसे चेक कर लिया। कमरे में मौजूद बटन को वो कैसे चेक ना करता, नारफॉक ने जवाब दिया। फिर अब क्या प्रोग्राम है बॉस, नारफॉक के एक साथी ने कहा। मैंने इसी मकसद के लिए होटल इंतज़ामिया को कमरे में छोड़ने और चार्टर्ड फ़्लाइट बुक कराने की सारी प्लानिंग की थी, और इस बात का इंतज़ाम भी किया था कि मुखबरी करने वाले इदारों को भी इस प्लानिंग की बाकायदा फीडिंग की जा सके, ताकि इमरान फ़ौरी तौर पर सरगशाका से रब्ता कायम करे। लेकिन ये तो मेरे तसव्वुर में भी ना था कि इमरान छत पर लगे हुए रिसीवर को भी चेक कर लेगा। वैसे भी एक स्कोप मौजूद है, इमरान इस रिसीवर को सिर्फ वॉइस चेकर समझेगा, इसलिए हो सकता है कि वो इसे दोबारा ज्वाइन कर दे, नारफॉक ने कहा। दोबारा? क्यों? ऐसा क्यों करेगा वो, नारफॉक के एक साथी ने कहा। वो ऐसा ही आदमी है, वो दूसरों को इसी तरह डॉज में रखता है, नारफॉक ने जवाब दिया,
और फिर थोड़ी देर बाद जब वाकई मशीन एक बार फिर धमाके से चल पड़ी तो नॉरफॉक के साथी बेख्तियार चौंक पड़े, लेकिन नॉरफॉक के चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैलती चली गई। फिर इमरान ने ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद इसे ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके बाद इमरान और इसके साथियों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। नॉरफॉक थोड़ी देर तक ये गुफ्तगू सुनता रहा, फिर से हाथ बढ़ाकर मशीन के यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन पर कामरून के दारुल हुकूमत का नक्शा उभर आया और फिर नॉरफॉक ने एक बटन दबा दिया। फिर इस नक्शे के दरमियान में एक जगह सुर्ख रंग का नुक्ता जलने बुझने लगा। नॉरफॉक आगे की तरफ झुक गया, दरियाए सांगा के करीब टॉम्बे हाउस। नॉरफॉक ने नक्शे पर इस जगह को पढ़ते हुए कहा जहाँ सुर्ख रंग का नुक्ता जल बुझ रहा था। फिर से मशीन ऑफ की और हाथ बढ़ाकर साइड की तपाई पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, डोमे क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ज़ेगोटा बोल रहा हूँ, नॉरफॉक ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मौदबाना लहजे में कहा गया। क्रेबी से कहो कि मुझसे बात करें, नॉरफॉक ने कहा और इसके साथ ही इसे रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो नॉरफॉक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ज़ेगोटा बोल रहा हूँ, नॉरफॉक ने इसी तरह बदले हुए लहजे में कहा। इसका लहजा मकामी था और ज़बान भी मकामी ही थी। क्रेबी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। क्रेबी, दरियाए सांगा के किनारे टॉम्बे हाउस को कवर करो। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने तक वहाँ से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, नॉरफॉक ने कहा। आप इसी वक्त वहाँ पहुँच रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, नॉरफॉक ने कहा और रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एंथोनी, तुम मेरे साथ आओगे और रास्टन, तुम यहीं रुकोगे। अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा, फिर तुम सब कुछ समेट लेना, मैं खुद वापस आ जाऊंगा, नॉरफॉक ने कहा। यस बॉस, एक साथी ने कहा। थोड़ी देर के लिए साइड रूम में आ जाओ ताकि मैं अपना और तुम्हारा मेकअप भी कर दूं, नॉरफॉक ने इस साथी से कहा जिसे उसने एंथोनी कहकर पुकारा था। और नॉरफॉक बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे तेजी से जवाला की मारूफ सड़क पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर एंथोनी था, लेकिन इस वक्त वो मकामी मेकअप में था। इसके जिस्म पर सुर्ख रंग की एक मखसूस यूनिफॉर्म थी, जबकि उगली सीट पर नॉरफॉक था, वो भी मकामी मेकअप में था और इसके जिस्म पर भी सुर्ख रंग की एक मखसूस साख्त की यूनिफॉर्म थी। अलबत्ता इसे सर पर सुर्ख रंग की पी कैप पहनी हुई थी जिस पर जर्द रंग की पट्टी लगी हुई थी। ये कामरून की स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म थी जो यहाँ इंतहाई बाइख्तियार समझी जाती थी और ये बराह रास्त सदस्य के मातहत काम करती थी। कैप पर एक जर्द पट्टी का मतलब था कि नॉरफॉक स्पेशल फोर्स में कैप्टन के ओहदे पर फायज है और यह ओहदा इस कदर बाइख्तियार था कि सिवाय हुकूमत के आला तरीन चंद गिने चुने अफसरों के बाकी सब अफसरान इसके मातहत हो जाते थे और इससे ताउन इनकी मजबूरी हो जाती थी। कैप्टन ज़ेगोटा वाकई स्पेशल फोर्स का कैप्टन था, लेकिन इस वक्त इसकी लाश के टुकड़े किसी गटर में बह रहे थे, इसलिए नॉरफॉक पूरी तरह मुतमईन था। कार पर स्पेशल फोर्स का मखसूस निशान मौजूद था और नॉरफॉक की जीप पर कैप्टन ज़ेगोटा का खुसूसी सरकारी निशान भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद कार मारूफ सड़क से गुजरकर नवाह में जाती हुई एक और सड़क पर मुड़ गई और एंथोनी ने इसकी स्पीड तेज़ कर दी। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो दरियाए सांगा पर पहुंच गए। दरिया पर पुल मौजूद था। जैसे ही कार वहां पर पहुंची, एक तरफ सफ़ेद रंग की कार से एक मकामी आदमी निकलकर सड़क की तरफ आया और इसे मुट्ठी बनाकर हवा में लहराई और फिर सीधा खड़ा हो गया। एंथोनी ने कार इस आदमी के करीब जाकर रोकी तो वो आदमी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। क्या रिपोर्ट है? नॉरफॉक ने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, डोमे हाउस क्लब है और दारुल हुकूमत का आला तबका इसका मुस्तकिल मेंबर है। इसका मैनेजर गुडोक है, वो इस वक्त भी क्लब में मौजूद है, फ्रंट सीट पर बैठने वाले ने मुड़कर जवाब देते हुए कहा। इसकी आवाज़ टेप की है तुमने? नॉरफॉक ने पूछा। यस बॉस, फ्रंट सीट पर बैठने वाले ने जवाब दिया। सुनवाओ, नॉरफॉक ने कहा तो इस आदमी ने जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, गुडोक कॉलिंग, एक मकामी आवाज़ सुनाई दी। यस, रामबे बोल रहा हूँ, एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। आज सप्लाई आ जानी चाहिए, फंक्शन है क्लब में, गुडोक ने कहा। यस सर, हो जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही आवाज़ आना बंद हो गई। ठीक है, यही गुडोक ही हमारा मतलूबा आदमी है, नॉरफॉक ने कहा। बॉस,
इसकी रिहाइशगाह भी इस क्लब के उकबी हिस्से में है। वहाँ ये अपनी बीवी के साथ रहता है। इस आदमी ने जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था कहा। ओके, ठीक है, तुम बाहर का ख्याल रखना, नॉरफॉक ने कहा। तो वो आदमी सर हिलाता हुआ कार से उतरा और एंथोनी ने कार आगे बढ़ा दी। पुल क्रॉस करने के दौरान ही सफ़ेद रंग की कार जिसे वही आदमी ड्राइव कर रहा था इन्हें ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ गई और एंथोनी ने अपनी कार इसके पीछे लगा दी। पुल की दूसरी तरफ दरिया के किनारे के साथ साथ सड़क की आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर थोड़ी देर बाद इमारतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक 2 मंजिला वसी इमारत पर क्लब का जहाजी साइज का नियॉन साइन दूर से ही नजर आ रहा था। आगे जाने वाली सफ़ेद रंग की कार इस क्लब के गेट के सामने पहुंचकर जरा सी आहिस्ता हुई और फिर आगे बढ़ गई, जबकि एंथोनी ने कार इस इमारत के खुले फाटक में मोड़ दी और फिर पार्किंग में जाने की बजाय इसने क्लब के मेन गेट के सामने कार रोकी तो नॉरफॉक उकबी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। बरामदे में मौजूद 2 मुसल्लह आदमी मकामी आदमियों ने आगे बढ़कर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में नॉरफॉक को सलाम किया। मैनेजर अपने ऑफिस में मौजूद है, नॉरफॉक ने मकामी लहजे में इनसे कहा। इसे सलाम का जवाब सिर्फ आहिस्ता से सर हिलाकर दिया था। यस सर, क्या उन्हें इत्तला दी जाए? एक दरबान ने कहा। हाँ, नॉरफॉक ने जवाब दिया। तो वो दरबान तेजी से अंदरूनी की तरफ को बढ़ गया। इसी लम्हे एंथोनी कार पार्किंग में रोककर वापस बरामदे में आ गया और फिर वो दोनों क्लब में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर के दरवाजे के करीब पहुंच गए। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और दरमियाने कद और कदरे फरबा जिस्म का मकामी आदमी जिसके जिस्म पर सफ़ेद रंग का सूट था वो खिलाए हुए अंदाज में बाहर आ गया और फिर इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में नॉरफॉक को सलाम किया। आइए जनाब, खुश आमदीद, मैनेजर ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा और नॉरफॉक ने इस बात में सर हिला दिया। वो मैनेजर की कैफियत को अच्छी तरह समझता था क्योंकि स्पेशल फोर्स के कैप्टन जेगोटा का इस तरह अचानक क्लब में आना जाहिर है कि मैनेजर के लिए इंतहाई धमाका खेज बात थी, वरना कैप्टन जेगोटा बड़े से बड़े ऑफिसर को अपने दफ्तर में कॉल करने का आदी था। और फिर नॉरफॉक इसके ऑफिस में दाखिल हुआ। इसके पीछे मैनेजर और इसके पीछे एंथोनी अंदर दाखिल हुआ। तशरीफ़ रखें जनाब, फरमाया आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैनेजर ने कहा। तुम्हारी रिहाइशगाह क्लब के अंदर ही है? नॉरफॉक ने ऑफिस को सर घुमाकर देखते हुए कहा। यस कैप्टन, मैनेजर ने जवाब दिया। तो फिर वहीं चलो, मैंने तुमसे कुछ ज़ाती मामलात डिस्कस करने हैं, नॉरफॉक ने कहा। ज़ाती मामलात? मगर? मैनेजर ने हैरान होकर कहा। जो कह रहा हूँ वो करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, नॉरफॉक ने कहा। यस कैप्टन, आइए, मैनेजर ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाहिर है कि नॉरफॉक और एंथोनी इसके पीछे के कमरे के से बाहर आ गए थे और फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो इमारत के उकबी हिस्से में आ गए जहाँ एक तरफ मुड़कर एक छोटी सी रिहाइशगाह बनी हुई थी जिसके गेट पर एक मुसल्लह दरबान मौजूद था। इसे मैनेजर और इन दोनों को आते देखकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर फाटक खोल दिया। मैनेजर खामोशी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और फिर बरामदा क्रॉस करके वो सब एक ड्राइंग रूम में आ गए। तशरीफ़ रखें, मैनेजर ने कहा और एक तरफ रखे हुए शराब के रैक की तरफ बढ़ने लगा। बैठो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि शराब पी सकें, नॉरफॉक ने कहा। तो मैनेजर खामोशी से मुड़ा और इसके सामने सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी बीवी अंदर होगी, उसे बुला लो, नॉरफॉक ने कहा। वो ड्यूटी पर है, एक ऑपरेशन में वो सेल्स मैनेजर है, शाम को वापस आएगी, मैनेजर गुडॉक ने जवाब दिया। ओके, अब बताओ कि सर गशाका कहाँ छुपे हुए हैं, नॉरफॉक ने कहा। तो मैनेजर बेख्तियार चौंक पड़ा। सर गशाका? क्या मतलब? मेरा उनसे क्या ताल्लुक सर? मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम जानते हो कि तुम इस वक्त किसके सामने मौजूद हो? मैं तुम्हें ऑफिस की बजाय यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम खुलकर बात कर सको। सर गशाका की जान शदीद खतरे में है और हमने इनकी हिफाजत करनी है और तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ हैं, नॉरफॉक ने सर्द लहजे में कहा। मेरा इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है कैप्टन, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। सर गशाका तो बहुत बड़े अफसर हैं, मेरा इनसे क्या ताल्लुक हो सकता है, मैनेजर गुडॉक ने जवाब दिया। तुमने एक ट्रांसमीटर कॉल अटेंड की है जो प्रिंस ऑफ डम्प की तरफ से थी और तुमने बतौर ब्लैक स्टोन ये कॉल अटेंड की है। इस कॉल में कहा गया है कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बारिश होगी और तुमने जवाब दिया कि सामान हटा लिया जाएगा और तुम समझते हो कि स्पेशल फोर्स के सिलसिले में किसी चीज़ का इल्म नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि प्रिंस ऑफ डम्प पाकिस्तानी एजेंट का कोड नाम है और बारिश होने का मतलब है कि सर गशाका की जान को खतरा है और हटा लिए जाने का मतलब है कि इन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए।
जबकि मैंने इन्हें सदर साहब का एक खुसूसी पैगाम हर सूरत में पहुंचाना है। तुम ऐसा करो कि मेरी इनसे ट्रांसमीटर पर या फ़ोन पर बात करा दो, नॉरफॉक ने कहा। आपको शायद गलतफहमी हुई है जनाब, ना ही मैंने इस किस्म की कोई कॉल अटेंड की है और ना ही किसी प्रिंस ऑफ डम को जानता हूँ, मैनेजर गुडॉक ने जवाब देते हुए कहा। देखो गुडॉक, तुम जानते हो कि इस इनकार का क्या मतलब हो सकता है, जबकि ये काम सरकारी है, मेरा ज़ाती नहीं, नॉरफॉक ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, आपको जिसने भी इतला दी है वो गलत है, गुडॉक ने कहा। ये कॉल मेरे पास टेपशुदा है और तुम्हारी मखसूस सीटी बजाती हुई आवाज़ भी फौरी तौर पर पहचानी जाती है, नॉरफॉक ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। किसी ने मेरी आवाज़ की नकल की होगी जनाब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, गुडॉक ने कहा। ओके, फिर तुम्हें ऑफिस बुलाना ही पड़ गया, नॉरफॉक ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही एंथोनी भी उठकर खड़ा हो गया। आप मुझ पर यकीन करें जनाब, गुडॉक ने कहा। ओके, मैं मज़ीद इंक्वायरी कर लूँगा, फिर बात होगी, नॉरफॉक ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक लख्त इसका बाजू घूमा और मैनेजर गुडॉक चीखता हुआ उछलकर फर्श पर जा गिरा। इसकी चीख से कमरा गूंज उठा था। नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की तो एंथोनी ने लात मारी और कैप्टन कनपट्टी पर पड़ने वाली दूसरी ज़रब ने गुडॉक को साकित कर दिया। इसे कुर्सी पर बांध दो और मुझे खंजर दो, नॉरफॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो एंथोनी ने झुककर गुडॉक को उठाया और सोफे पर लेटा दिया, फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके पास रस्सी का गुच्छा मौजूद था। इसने बड़े माहिराना अंदाज में गुडॉक को सोफे की कुर्सी से बांध दिया और फिर जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर इसे नॉरफॉक की तरफ बढ़ा दिया। बाहर गेट पर मौजूद दरबान को अंदर बुलाकर बेहोश कर दो और फिर बाहर ही रुकना ताकि अचानक कोई ना आ जाए, नॉरफॉक ने एंथोनी के हाथ से खंजर लेते हुए कहा और एंथोनी खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। नॉरफॉक ने खंजर साइड तपाई पर रखा और फिर पूरी कुव्वत से इसे मैनेजर गुडॉक के गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। चौथे जोरदार थप्पड़ पर गुडॉक चीखता हुआ होश में आ गया और इसे लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। जबकि सामने बैठे हुए नॉरफॉक ने साइड पर तपाई पर रखा हुआ खंजर उठा लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी सरगशाका से फ़ोन पर या फिर ट्रांसमीटर पर बात करा दो, नॉरफॉक ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं, गुडॉक ने कहा तो नॉरफॉक का हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे गुडॉक के हलक से एक खौफनाक चीख निकली। नॉरफॉक ने खंजर की नोक से इसकी एक आंख बाहर उछाल दी थी और गुडॉक की गर्दन एक तरफ को ढलक गई। नॉरफॉक ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खंजर को वापस तपाई पर रखा और फिर एक हाथ से गुडॉक के सर के बाल पकड़कर इसका सर सीधा किया और दूसरे हाथ से पहले की तरह इसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। इस बार तीसरे थप्पड़ पर गुडॉक को होश आ गया, लेकिन वो मुसलसल चीख रहा था। नॉरफॉक ने बगैर कुछ कहे इसके बाल छोड़े और फिर तपाई पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। अब तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, इसलिए आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो ताकि हमेशा के लिए तुम्हारे जहन में मेरा चेहरा महफूज हो जाए, नॉरफॉक ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं बात कराता हूँ, रुक जाओ, गुडॉक ने यकलक चीखते हुए कहा। यही काम तुम पहले कर देते तो ख्वाह अपनी आंख तो ज़ाया ना कराते। मैंने सिर्फ एक पैगाम देना था और बस, नॉरफॉक ने खंजर वापस तपाई पर रखते हुए कहा और इसके साथ ही इसने जेब में से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी बताओ, नॉरफॉक ने कहा तो गुडॉक ने फ्रीक्वेंसी बता दी। नॉरफॉक ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। क्या कोई कोड भी है, नॉरफॉक ने पूछा। इनके मुहाफिजों के चीफ तो कामे से मेरा राब्ता है, मैं इसे पैगाम दे देता हूँ और वो मुझे। मेरी सरगशाका से कभी बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हुई, गुडॉक ने जवाब दिया। लेकिन मुझे बराह रास्त सरगशाका से बात करनी है, नॉरफॉक ने कहा। वो किसी से बात नहीं करते, किसी कीमत पर भी नहीं, गुडॉक ने जवाब दिया। लेकिन ये सरकारी पैगाम है, ये गैर मुतालिका आदमी को नहीं दिया जा सकता, नॉरफॉक ने कहा। मैं क्या कर सकता हूँ, गुडॉक ने कदरे कराते हुए कहा। ओके, फिर क्या किया जा सकता है, नॉरफॉक ने मुंह बनाते हुए कहा और ट्रांसमीटर वापस जेब में रखकर इसे खंजर उठाया और फिर इससे पहले कि गुडॉक कुछ समझता, नॉरफॉक का खंजर वाला हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया और खंजर ठीक गुडॉक के सीने में दस्ते तक उतर गया। गुडॉक के हलक से एक तेज चीख निकली और फिर इसकी गर्दन साइड पर ढलक गई। इसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया, इसकी अकलौती आंख बेनूर हो गई। दिल में उतर जाने वाले खंजर ने इसे अपने तड़पने की भी मोहलत ना दी। नॉरफॉक ने खंजर वापस खींचा और फिर इसके लिबास से साफ किया, फिर खंजर वापस तपाई पर रखकर
इसने जेब से वही ट्रांसमीटर निकाला और इसके नीचे के हिस्से पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही इसकी उकबी सिमत का हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुल गया। दूसरी तरफ कामरून के दारुल हुकूमत का नक्शा मौजूद था, जिसकी बारीक बारीक लाइनें और इन पर तहरीरें चमक रही थीं। नारफॉक ने इस नक्शे के नीचे मौजूद एक बटन को प्रेस किया तो नक्शे के एक कोने में एक सुर्ख रंग का नुक्ता जलने बुझने लगा और नारफॉक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। इसने गौर से इस जगह को देखा। बोका डोमा तो सरगशाका बोका डोमा में छुपा हुआ है, नारफॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर ट्रांसमीटर का वो हिस्सा सामने किया जिस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हुई थी। इसे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने वाली नॉब के नीचे मौजूद एक डायल के नीचे मौजूद और नॉब को घुमाना शुरू कर दिया। डायल पर मौजूद सुई ने नॉब के घूमते ही तेजी से हरकत करना शुरू कर दी। जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो नारफॉक ने हाथ उठा लिया और ट्रांसमीटर को पलट दिया। अब उकबी हिस्से में जिस पर दारुल हुकूमत का नक्शा नजर आ रहा था साफ हो चुका था। चंद लम्हों बाद हल्की सी कटक की आवाज़ के साथ ही वहाँ एक और नक्शा उभर आया। नारफॉक ने नक्शे के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो इस नक्शे के दाएं तरफ तकरीबन दरमियान में इस सुर्ख रंग का एक नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा और नारफॉक गौर से वहाँ लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगा। योको हाउस, नारफॉक ने गौर से तहरीर पढ़ते हुए कहा और फिर इसने 2-3 बार इसे पढ़ा और फिर इस एक तवील सांस लेकर इसने बटन ऑफ किया और फिर वो हिस्सा बंद करके इसने ट्रांसमीटर को जेब में रखा और दूसरी जेब से एक और छोटा सा फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकालकर इसने इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जिगोटा कॉलिंग ओवर, नारफॉक ने लहजा बदल कर कहा। यस क्रेबी अटेंडिंग यू ओवर, एक आवाज़ सुनाई दी। क्रेबी, हमारा टारगेट बोका डोमे में योको हाउस में मौजूद है, अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँचो और योको हाउस को मिसाइलों से हिट करके अपने टारगेट की लाश तलाश करो और फिर मुझे वापसी कॉल करो। ओवर, नारफॉक ने कहा। बोका डोमे के योको हाउस में ओवर, क्रेबी ने अल्फाज को दोहराते हुए कहा। हाँ ओवर, नारफॉक ने जवाब दिया। यस बॉस ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो नारफॉक ने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे जेब में रखा और फिर साइड तपाई पर पड़ा हुआ खंजर उठाकर वो कुर्सी से उठा और तेज से इस कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे क्योंकि वो अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो चुका था। इसे 100% यकीन था कि सरगशाका इस योको हाउस में ही मौजूद होंगे, इसलिए इसने पड़ताल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही ना समझी थी। अब इसने सिर्फ इतना करना था कि होटल में मौजूद रोस्टन को फ़ोन करके सामान समेटने का कहना था और बस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।